हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 36 है। इससे पहले हम 35 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 28 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट 1 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गरम दल जो उग्र राष्ट्रवादियों के एक समूह था का नेता था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो इनमें से कौन गरम दल के नेता थे? ठीक है, तो गरम दल के जो नेता थे ये थे बिपिन चंद्र पाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिपिन चंद्र पाल ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल यह लाल बाल पाल तिकड़ी में शामिल थे। ठीक है, लाल बाल तिकड़ी में शामिल थे बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ओके, फिर बात करें हम ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी यह पहले पारसी अध्यक्ष थे आईएनसी के। ठीक है, आईएनसी के पहले पहले ओके पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और ये कब बने थे? तो यह बने थे 1886 कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी और ये पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी यह यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य थे। ठीक है, पहले भारतीय सदस्य थे। ठीक है, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये पहले पारसी अध्यक्ष थे आईएनसी के 1886 कलकत्ता में। और इन्हें यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य थे। और इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, फिर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, राजनीतिक गुरु थे ये महात्मा गांधी के। और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे। ओके, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन्होंने द बंगाल नामक पत्रिका शुरू की थी। ठीक है, द बंगाल नामक पत्रिका शुरू की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने इंडियन
एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर। ठीक है, आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, जिन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। ओके, सॉरी, राजा जी नहीं, राष्ट्रगुरु है, राष्ट्रगुरु। ठीक है, राष्ट्रगुरु के नाम से इन्हें जाना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट है, भारत में भूदान यज्ञ के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे, वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी? तो भारत में भूदान यज्ञ के संस्थापक कौन थे? तो भूदान यज्ञ के संस्थापक थे विनोबा भावे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, विनोबा भावे, यह भूदान यज्ञ के संस्थापक थे। ठीक है, फिर बात करें हम सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके अलावा इन्होंने सॉरी, आज़ाद हिंद फौज का पुनः गठन किया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का पुनः गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और इन्होंने नारा भी दिया था। तो इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया था, जो कि आज एक राष्ट्रीय नारा बन गया है। ओके, फिर बात करें वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्हें भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जहां पर इन्हें बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है ना, सरदार की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया था वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल यह पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, इनकी प्रतिमा भी है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनकी प्रतिमा है, और जो कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है, और यह है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओके, एक बात और कि विनोबा भावे, इन्हें विनोबा भावे को भारतीय क्रांतिकारी का जनक माना जाता है। ठीक है, विनोबा भावे को भारतीय क्रांतिकारी का जनक माना जाता है। ठीक है, फिर अब हम बात करें महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था महात्मा गांधी का, और इन्हें कई नामों से जाना जाता था। जैसे महात्मा, तो महात्मा इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, बापू इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और ठीक है, सॉरी, बापू ने कहा था राजकुमार शुक्ला ने,
राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीरी ने कहा था विंस्टन चर्चिल ने। और इन्हें साबरमती का संत भी कहा जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी को महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर और साबरमती का संत इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, फिर हम बात करें महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू की गई पत्रिकाएं कि इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं चलवाई। तो इन्होंने चलवाई नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये पत्रिकाएं चलवाई थी महात्मा गांधी जी ने। फिर इनकी पुस्तकों की बात करें तो इनकी पुस्तक है हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। ठीक है, गोखले माय पॉलिटिकल्स गुरु, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, तो ये सभी पुस्तकें महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, फिर बात करें इनके आंदोलन की। ठीक है, महात्मा गांधी जी के आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। फिर है खेड़ा सत्याग्रह। फिर है रॉलेट सत्याग्रह। फिर है असहयोग आंदोलन। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी के कुछ आंदोलन थे। और ये कब हुए थे? चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन तो ये हुआ था 1942 में। ठीक है, तो ये जो आंदोलन है ये महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन थे। ठीक है, चलिए, तो ये है इन क्वेश्चन की इसमें डिटेल्स। तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और जो भी यहाँ पे बताती हूँ और या लिख के दिखाती हूँ तो आप इसे नोट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए, तो एक मिनट, ये गलत हो गया मुझसे। विनोबा भावे भारतीय क्रांतिकारी के जनक नहीं है, बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे गलती हो गई है मुझसे। ठीक है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा कि विनोबा भावे यहाँ पे भारतीय क्रांतिकारी का जनक नहीं कहा जाता है, बिपिन चंद्र पाल को भारतीय क्रांतिकारी का जनक कहा जाता है। ओके, तो यहाँ मुझसे गलती हो गई तो आप इसे सुधार लीजिएगा प्लीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बना भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? शहीद मीनार, चांद मीनार, झूलता मीनार या कुतुब मीनार? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शहीद मीनार। ठीक है, तो शहीद मीनार ये कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। ठीक है, फिर चांद मीनार, तो चांद मीनार ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र के दौलताबाद किले में स्थित है। ठीक है, फिर झूलता मीनार, तो झूलता मीनार ये है गुजरात अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात अहमदाबाद में झूलता मीनार है और यह मीनार सीधी वसीर मस्जिद का हिस्सा है। ठीक है, झूलता मीनार यह सीधी वसीर मस्जिद का हिस्सा है। ओके, फिर है लास्ट में कुतुब मीनार। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, कुतुब मीनार, जो कि 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बना था और ये भारत का सबसे ऊंचा मीनार है कुतुब मीनार। ठीक है, जो कि दिल्ली में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण शुरू करवाया था किसने? तो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण
शुरू करवाया था और पूरा किसने करवाया था? तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, यानी कि कुतुबुद्दीन के गुलाम और दामाद ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसे पूरा बनाकर तैयार किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के लोग ग्लेशियर से पानी या बारिश के पानी को मुख्य रूप से सिंचाई के लिए गांवों तक लाने के लिए नहरें बनाते हैं। इन नहरों को स्थानीय रूप से इस नाम से जाना जाता है: खादिन, गुल्स या कुल्स, जोहड़ या बावड़ी। तो इन नहरों को स्थानीय रूप से जाना जाता है गुल्स या कुल्स नाम से। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन किस वर्ष पायलट आधार पर औपचारिक रूप से शुरू किया गया था? 1992, 2010, 2000 या 1980? तो भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन ये है 1952। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1952 में पायलट आधार पर औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? सदाशिव राय, अच्युत देव राय, कृष्णदेव राय या राम राय? तो इनमें से किसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलापुरम नामक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो ये की थी कृष्णदेव राय ने। ठीक है, कृष्णदेव राय यह विजयनगर साम्राज्य का शासक था। अच्युत देव राय यह भी विजयनगर साम्राज्य का शासक था। सदाशिव राय यह विजयनगर साम्राज्य के तुलुव राजवंश के अंतिम शासकों में से थे। ठीक है, अंतिम शासकों में से थे सदाशिव राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस खेल में डॉल्फिन किक शब्द का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तैराकी, भाला फेंक, लंबी कूद या ऊंची कूद? तो डॉल्फिन किक शब्द का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है तैराकी खेल में। राइट आंसर ऑप्शन ए, तैराकी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास दक्षिण भारत के एक काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित है? द गाइड, माई डेज, अ सूटेबल बॉय और सेक्रेड गेम्स? तो इनमें से जो उपन्यास दक्षिण भारत के एक काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित है वो है द गाइड। राइट आंसर है ऑप्शन ए, द गाइड। और यह किसका है उपन्यास? तो यह है आर के नारायण का। ठीक है, आर के नारायण का। ठीक है, माई डेज ये किसका है? तो ये भी आर के नारायण का है। और आ सूटेबल बॉय तो ये है विक्रम सेठ का, विक्रम सेठ। और स्केट गेम्स तो ये है विक्रम चंद्रा का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक नहीं जीता? 1956, 1960, 1952 या 1948? तो भारत ने हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक नहीं जीता था किस वर्ष? तो यह नहीं जीता था 1960 में। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1960। 1960 में भारत ने सिल्वर पदक जीता था। ठीक है ना, सिल्वर पदक प्राप्त किया था। ठीक है ना, भारत ने 1960 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को रन्न के नाम से जाने जाने वाले नमक की दलदल की विशेषता है? झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब या गुजरात? तो किस राज्य को रन्न के नाम से जाने जाने वाले नामक दलदल की विशेषता है? तो ये है गुजरात राज्य। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य। ओके, नेक्स्ट है, मौर्यकालीन भारत में अपनी यात्रा और अनुभवों पर आधारित इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? स्ट्रैबो, प्लिनी, मेगास्थनीज या डायोडोरस? तो मौर्यकालीन भारत में अपनी यात्रा और अनुभव पर आधारित इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी मेगास्थनीज ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य में सफल फसल कटाई के अवसर पर ज्वारा नृत्य किया जाता है? जवारा नृत्य? पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा या गुजरात? तो मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, सफल फसल कटाई के अवसर पर जवारा नृत्य किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है,
किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? विधान परिषद के सभापति, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव या विधानसभा के अध्यक्ष। तो किसी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेसोसोमस का कारण नहीं है? प्लाज्मा झिल्ली और एंजाइमेटिक सामग्री का सतह क्षेत्र बढ़ाना, गति श्वसन, डीएनए प्रतिकृति और संतति कोशिकाओं में वितरण। तो इनमें से मेसोसोमस का कारण नहीं है, तो ये है डीएनए। राइट आंसर ऑप्शन सी, डीएनए। ओके, नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? रमेश बैस, सत्यदेव नारायण आर्य, विश्वभूषण हरिश्चंद्र या अनुसुईया उइके। तो फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में जिसने शपथ ली है वो है विश्वभूषण हरिचंदन। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल कलाकार पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र के संस्थापक पिता है? भीमसेन जोशी, रविशंकर, शिव कुमार शर्मा या किशन महाराज। तो इनमें से ख्याल कलाकार पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र के संस्थापक पिता है भीमसेन जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीमसेन जोशी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत संयंत्र नहीं है? भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना, दामोदर घाटी जल विद्युत परियोजना, सांबा झील जल विद्युत परियोजना या कोपिला जल विद्युत परियोजना। तो इनमें से जो जल विद्युत संयंत्र नहीं है वो है सांभर झील जल विद्युत परियोजना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, जल निकायों में तापीय प्रदूषण का कौन सा प्रभाव चिंताजनक है? तो पहला है घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा में महत्वपूर्ण कमी आई है, मैलापन में परिवर्तन, पीएच मानों में यादृच्छिक परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो जल निकायों में तापीय प्रदूषण का कौन सा प्रभाव चिंताजनक है? तो ये है घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा में महत्वपूर्ण कमी आई है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019-21 में ग्रामीण भारत में बहुआयामी गरीबी हेड काउंट अनुपात में जनसंख्या का अनुपात क्या था? तो इसका अनुपात था 19.28%। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार किस महानगर शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। तो भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार किस महानगर शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये है मुंबई की। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। अब हम बात करें कि महानगर शहर की जनसंख्या सबसे कम है, तो ये है दिल्ली की। ठीक है, सबसे कम है दिल्ली की। महानगर शहरों में बात हो रही है तो सबसे कम है दिल्ली की और सबसे अधिक है मुंबई की। ओके, नेक्स्ट है, कर्नाटक के एक उमत थात लोक नर्तकी डैश को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था रानी माचिया को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रानी माचिया। ठीक है, फिर है रानी कन्ना नायक। तो रानी कन्ना नायक ये है भारतीय शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय कथक की नर्तकी है। ठीक है ना, कथक की नर्तकी है। ठीक है, रानी कन्ना नायक। देविका रानी, तो देविका रानी यह गायिका है। ठीक है, फिर शरण रानी बकलीवाल, तो ये सुप्रसिद्ध सरोद वादक थी। ठीक है, सुप्रसिद्ध सरोद वादक थी। ठीक है, शरण रानी बकलीवाल और देविका रानी ये पहली गायिका थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फूल का कौन सा भाग बीज के रूप में विकसित होता है? पुष्प, केसर, पत्ती, बीजांड या जायांग। तो फूल का जो भाग बीज के रूप में विकसित होता है वो है बीजांड। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, बीजांड। ओके, नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में केरल के किस प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री को भारतीय कृषि अर्थशास्त्र समाज द्वारा
ISAE फेलो 2023 का प्रतिष्ठित खिताब दिया गया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर पी इंदिरा देवी। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित कथन को दर्शाता है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मौलिक है और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इन सिद्धांतों का कानून बनाते समय लागू करे। तो ये है अनुच्छेद 35 में। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 35। ओके, चलिए नेक्स्ट है। गुजरात में मधुपुर मेला भगवान कृष्ण के रुक्मणी से विवाह के उत्सव के लिए डैश दिन का आयोजन होता है? 4, 2, 5 या 3? तो ये होता है 5 दिन का आयोजन। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5। ओके, तो ये थे आज की हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।